Good morning, everybody. So let's continue with the time value of money. कल हम लोग का कुछ सिंपल इंटरेस्ट पार्ट हो गया था. आज विल कंटिन्यू विद द कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट सेशंस. कल सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने पढ़ा था कि भाई इंटरेस्ट ऑफ हर महीने, हर साल, हर पीरियड का क्या होता है हमारा सेम. हर साल, हर महीने, हर पीरियड का हम लोग का इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है. ये बहुत ही बड़ा बातचीत हम लोगों ने कल सिंपल इंटरेस्ट में किया था. दूसरा एक बड़ा बात हम लोगों ने किया था कि भाई अमाउंट डबल जो है वो 100/n, तो r मिलेगा. 100/r किया तो हम लोग को n मिलेगा. ये दोनों भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कल के लेक्चर के अंदर. आज हम लोग इसको थोड़ा आगे और लेके आएंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. सो कल हम लोग की शादियां हो गई थी और आज थोड़ा कंटिन्यू करेंगे. आज वापस कल हम लोगों ने देखा था कि 3 साल बाद 1,30,000 लेके पापा आगे घर पर मैंने ले लिया. 3 साल बाद समय और थोड़ा आगे गया और इसका शादी हो गया. नाम क्या था? हित का शादी में. तो उसके पापा आए घर पे पैसा मांगने गए. बोला सब मिल जाएगा. बोले कितना चाहिए? बोले 1,00,000 रुपए चाहिए. कब तक रिटर्न करेंगे? बोले सर 3 साल तक लगेगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 10% इंटरेस्ट लगेगा. थोड़ी देर को होता इनका शादी हो गया, कोर्ट पर हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो जाए ना भाई. सब कुछ हो गया. धीरे से फंस गया. 3 साल बाद मेरा मर्डर कर देगा. तेरे को उधर बैठने का. अब तो दोबारा मारा. और मैथ्स तो एक पढ़ रहा जाओ नहीं. हाँ, कोई भी लोग 10 भी गणित करते हैं. तो 3 साल बाद सब घर मेरे से बच गया. तो वो लोग पैसा लेके मेरे घर पे, बच्चे सहित परिवार बेड़ा बेड़ा लेके. हाँ, तो मैं बोला ठीक है सर आइए. वेलकम किया उनका. उन्होंने 1,00,000 रुपए लिया था. 1,00,000 लिया था. इम्पोर्टेंट है. 10% इंटरेस्ट में 10,000 रुपया 1 साल का हो रहा था. और 1 साल का 10,000 और 1 साल का 10,000, 30,000 ये और 1,00,000 ये करके 1,30,000 अमाउंट लेके मेरे पास आ गए. अब समय थोड़ा आगे बढ़ गया. मैंने बोला पहले ही, मैंने बोला पहले उससे पेड़े वेड़े ले लिया. मैंने पहले खुशी के पेड़े वेड़े सब ले लिया. फिर मैंने एक बात खोली, सर 1,00,000 रुपया मैंने आपको दिया. पेपर लेके मैं बैठा आराम से. उसके पास 10% इंटरेस्ट पे पहले साल का 10,000 रुपया ब्याज होगा. ये आपने मेरे को दिया क्या? सर लेके आओ ना सब कुछ. नहीं 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 नहीं, 1 साल बाद वो 10,000 आपको मेरे को देना चाहिए. इंटरेस्ट ना हो, बट आपने मेरे को दिया नहीं. मतलब वो जो 10,000 रुपया है उसके ऊपर भी मेरा हक है. पर ईयर 10% इंटरेस्ट है ना, तो 10,000 जो है उसके ऊपर भी मेरा ही हक है. तो 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर मेरा 1,00,000 और 10,000, 1,10,000 रुपया आपके पास इंटरेस्ट पे पड़ा है, जिसका 10% अगर मैं करूंगा तो 11,000 रुपया इंटरेस्ट होगा. मतलब ये जो 10,000 था उसके ऊपर मैंने और 10% इंटरेस्ट लिया. 1 साल का 1,000 रुपया, 1,000 के.
दूसरे साल के एंड में आपने मेरे को 11,000 दिया नहीं, तो 2 साल बाद मेरा 1,21,000 रुपया आपके पास पड़ा था तीसरे साल के लिए। आफ्टर 2 years फॉर थर्ड ईयर, देखो स्टेटमेंट कैसे आएगा, आफ्टर 2 years 2 साल बाद, फॉर थर्ड ईयर तीसरे साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं है, ऐसा आएगा क्वेश्चन एग्जामिनेशन, मतलब भी आएगा। थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज 2%, तो तीसरे साल का 2%, 3 साल का 2% नहीं है। That's the difference between तीसरा साल एंड 3 साल। तीसरा साल मतलब तीसरा ही साल, एक ही साल की बात कर रहे हो, एंड फॉर 3 years मतलब 3 साल पूरे की बात कर। ये लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा इश्यू आएगा, हम लोग रिजॉल्व करेंगे धीरे धीरे। इसके ऊपर वापस मेरा 10% का एक हिस्सा था, 1 साल के लिए बाद आपको मुझे 1,12,100 देना चाहिए था, बट इससे भी आपने दिया नहीं, आज आपसे पैसा लेके 3 साल बाद आए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 1,21 प्लस 12,100 तो 133,100 एक 0 ऐड हो गया ना, 1,33,300 आप मुझे पूरा दीजिए। पहले कितना था, 1,30,000, मैं कितना मांग रहा हूं, 1,00,000। सर कल तो आपने 1,30,000 डील फाइनल कर दिया था। कल तक मुझे एक ज्ञान नहीं था कि ऐसा भी करके लोगों से पैसा ले सकता हूं मैं। लॉजिकली प्योरली कन्विंस, 1 साल बाद आपको 10,000 देने आते थे, आपने नहीं दिया, मेरा और 10,000 आपके पड़ा हुआ है। और ये जो है ये 1,00,000 था, उसका 10,000 आया, 10,000 के वापस 1,000 रुपया आया, उसका वापस और गया। तो ऐसे करते 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 इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जब ऐड होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज कैलकुलेट होता है उसके अंदर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर फर्क क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी ईयर इज ऑलवेज इक्वल। हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, सेम। हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, सेम। इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी ईयर इज ऑलवेज इक्वल, हर साल का इंटरेस्ट हमेशा इक्वल। Whereas in compound interest, interest of each and every year is different. Each and every period is different. Each and every day is different. और जितनी बार, सुनो इंपॉर्टेंट है, यहां पे 10,000 पहले का था, तो फॉर वन पीरियड, फॉर वन टर्म, फॉर वन ईयर, फॉर वन मंथ, फॉर वन डे, जब एक दिन की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड हमेशा सेम, एक दिन, एक महीना, एक पीरियड, एक साल, जो भी रहेगा, पीरियड कैन बी एनीथिंग, बट फॉर अ पीरियड it is always equal in both the cases. But for more than 1 year या more than 1 period या more than 1 term, 1 month, 1 day, compound interest is always higher than simple interest. Theory में आया था क्वेश्चन। For more than 1 year, HI is greater than CI. True or false? For more than 1 year, HI is greater than CI. बराबर, तो उसमें ऐसा एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर? अब आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपको कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इंसान ने कैसे उसको एग्जीक्यूट किया अपने लाइफ के अंदर, कि यार ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। बराबर, तो ऐसे हम लोग आगे इस बात कंपाउंड को लेके जाएंगे। आपको पेज उसके लिए शायद छोड़ा नहीं है, छोड़ा है? नहीं छोड़ा, आप नहीं कंपाउंड के लिए कोई छोड़ा, कंपाउंड के लिए नहीं छोड़ा, पर्पस नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या तो पेज है ना, उसके नीचे आधा पेज बचा ही है, उसके लिए कंपाउंड देखने का कोई फॉर्मूला नहीं है, उस पर आराम से आ जाएगा। बराबर, now
ना नोटेशन सब सेम ही है, वहां पे ऐसा ही ऐसा ही बोलेंगे, यहाँ पे सी आई बोलेंगे, बाकी सब कुछ सेम। पहला फॉर्मूला A इक्वल टू P 1 प्लस आई रेस टू है, A इक्वल टू B 1 प्लस आई रेस टू है। डोंट राइट लुकेंस, पहले देखो जरा आप। दूसरा डोंट राइट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इधर आ, देता हूं पेन तेरे को, इधर आ, इधर पेन देता हूं तेरे को। तू क्या चिल्ला रहा है पेन बिन करके जोर जोर से, इधर तो मेरे को सुन रहा है आवाज। ए स्पेक्स इधर आ गया, चल हाँ इधर, हाँ तो आ गया ना बाबा, अभी तो बोल रहा हूँ तेरे से प्यास आ गया, चल समझ तेरे को, आ जा तेरे को प्यास, ये गधे लोग ऐसा, तो तेरे को तो बोलना चाहिए ना, मैं नहीं मांगा पेन, वो बोला बाजू वाले ने मांगा, दो मैं नहीं मांगा, ये बेंच बोलते घूमो। बाकी से पेन है ना। अमाउंट इक्वल टू कंपाउंड इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। Compound is equal to what? Amount minus principal amount. But what is amount? P 1 plus I raised to n minus P. What is compound interest? P 1 plus I raised to n minus P. अब कहेंगे P कॉमन, तो क्या होगा 1 plus I raised to n minus, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? P 1 plus I raised to n minus 1। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला, ये भी मेन फॉर्मूला, ये चलो। अगर अमाउंट फाइंड करना है सिंपल, इन लोग के ऊपर से कर सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम पास फॉर्मूला। अमाउंट double itself in n equal to 72 upon r years, r equal to 72 upon n percentage। सर यहाँ पर 100 नहीं है, नहीं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ऐड होते होते वो छोटा होगा, जल्दी पैसा डबल हो जाएगा। पहले 10 साल लग रहे थे, अभी शायद 7-8 साल में हो जाएगा। बट अगेन दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर। क्यों? फाइनल आंसर कब होता है? जब सॉल्व करके रिमाइंडर 0 आता है, शेष भागफल वहां शेष 0 आता है, रिमाइंडर जब 0 आता है तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक क्या होता है, वो प्रॉब्लम चलते रहता है, रिकरिंग होता है। अगर 1.333333 आया तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, अनसॉल्व ही है, चल रहा है, रिकरिंग है ये। कब होता है? जब 1.345 हो गया खत्म, आगे मुझे नहीं आ रहा 0 तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये जो आगे का 333 भी रिकरिंग होता है, वो भी एरर जनरेट कर सकता है बहुत बार। इसलिए हम लोग ने लिखा है वो क्या हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर, क्या हमारा अप्रोक्सीमेट। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट E इक्वल टू, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का नोटेशन क्या हमारा E, फॉर्मूला क्या हमारा 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ये जो फॉर्मूला था ये सेम फॉर्मूला ही है, बट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो 100 के ऊपर होता है, इसलिए इनटू क्या करने का हम लोग को। अब ये होता क्या, थोड़ा करते ताकि आपको मालूम पड़े कि क्या इफेक्टिव बात कर रहे हैं। मैंने बैंक के अंदर 1000 रुपया बैंक में रखा 6 महीने के लिए, 10% इंटरेस्ट पे 6 मंथ 0.5, तो बोले इंटरेस्ट कितना आएगा?
₹500 होगा। बराबर, ₹500। अब मेरे को है ना 6 महीने के लिए बाद पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने भाई 6 महीने के लिए बैंक में रखा, एफडी के लिए मैंने पैसा रख दिया। बराबर, बैंक में 10% इंटरेस्ट दे रही थी, तो 6 महीने मुझे ₹500 इंटरेस्ट दिया। 6 महीने बाद कोई ऐसी सिचुएशन आई, मेरे पास और कोई फंड का अरेंजमेंट हो गया, मुझे ये पैसे की जरूरत पड़ी नहीं, तो मेरा बैंक के अंदर वापस 10% इंटरेस्ट पे लगा दिया पैसा और 6 महीने के लिए। तो मेरे पास कितना पैसा बचा अभी? 10,500, उसका 10% 0.5 ईयर के लिए। अब इसका इंटरेस्ट कितना होगा? तो ₹525। कितना होगा? ₹525। 10,500 इंटू 10 इंटू 0.5 और 100, बराबर। ओके, टोटल ब्याज कितना मिला मेरे को? 1,025। मेरा मुद्दल कितना था? 10,000। कितना रेशियो हुआ? 11,025। अच्छा, मैंने कितना % बैंक से इंटरेस्ट लिया? अरे बोलो, 10%। अब 10,000 का 10% करो एक साल के लिए, 1,000 हो रहा है। याद 1,025 लिया मैंने, क्यों फायदा हुआ है? क्योंकि 6 महीने बाद, इंपॉर्टेंट, 6 महीने बाद जो ब्याज मुझे मिला था वो मैंने प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर दिया। इसको बोलते हैं अमाउंट कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट या कोई भी इंटरेस्ट जो भी मिला रहेगा वो हमारे प्रिंसिपल के अंदर ऐड हो जाएगा और एक नया प्रिंसिपल अमाउंट जनरेट होता है। वो अमाउंट प्रिंसिपल के अंदर ऐड होता है और एक नया प्रिंसिपल अमाउंट जनरेट होता है और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछते हैं यहां पे। हमारा क्वेश्चन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का था, उसकी बात करता हूं। अब मुझे कितना ब्याज मिला? 1,025। 1,025 मेरा ब्याज है। 10,000 के ऊपर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो। तो 10/25 डिवाइड बाय 100 और 10.25, ये क्या होगा मेरा? इफेक्टिव 10.25% मुझे इंटरेस्ट मिला रहेगा। अब 10.25 के हिसाब से 10,000 का 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,025। क्लियर? मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि पूरे साल का इफेक्टिव कितना % इंटरेस्ट कमा रहा हूं इफेक्टिवली। 10% 10% 6 महीने का था, बट पूरे साल का इफेक्टिव कितना हुआ? 10.25 का। अरे ऐसा तो चेंज आया कि नहीं कुछ? तो कब चेंज आता है? जब अमाउंट कंपाउंड होता है। तो अच्छा, अमाउंट साल में 6 महीने में कंपाउंड होगा क्या? नहीं, 3 महीने भी हो सकता है। अमाउंट कैन बी कंपाउंड एवरी 3 मंथ्स। अगर एवरी 3 मंथ्स करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो आपका 10,000 था उसका 0.25 का 10% अपॉन 100 कितना होता है? 250 रुपए। दूसरी बार 250 का 25% और 2.5% अपॉन 100 कितना होता है? 256। तो 506 रुपये हो गया। 6 महीने में 506 रुपये हो गया। 6 रुपये बढ़ गया कि नहीं? इसका मतलब जितनी बार पैसा कंपाउंड होगा उतनी बार पैसा बढ़ जाएगा। इसलिए बैंक के अंदर और स्पेशली क्रेडिट कार्ड्स के अंदर जो ट्रैप में लोग फंस जाते हैं वो क्या होता है? वो एवरीडे कंपाउंडिंग होता है। आपको बोलते हैं 3.5 तक का ब्याज लगेगा,
तो मैं ₹1,00,000 को बस 3.5 ठीक है, लेके जाना, कोई टेंशन नहीं। बट इट गेट्स कंपाउंडेड एवरी डे जब कंपाउंड होता है तो आपको 35 में शायद ऐसा होगा 3,600 देना पड़े, उस आपको 100 रुपया बढ़ता है। करोड़ों का लोन दिया हुआ, करोड़ों क्रेडिट कार्ड बेचे हुए इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, तो सबके अंदर ट्रांजेक्शन में इतना फर्क, तो उन लोगों के प्रॉफिट में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, और इतना ही लोग पैसा कमाते हैं। तभी तो बैंक के अंदर तो बड़ा बड़ा फ्रॉड करके भाग जाता है, ललित मोदी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग, 2 लाख करोड़ का करके भाग गया, 14,000 करोड़ करके भाग गया, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता बैंक। क्यों? क्योंकि अपने से वसूल रहे कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा। जितना अमाउंट कंपाउंड होगा उतना हम लोगों को पैसा ज्यादा कमाने की लालच हो जाएगी, बराबर है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझा आप लोग, क्या एक्चुअली कहना चाह रहे हैं, यस और नो? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, साल का ईयरली कितना % हम लोग इंटरेस्ट कमा रहे हैं, वो हमको कैलकुलेट करके सीखने का, और ये फॉर्मूले से डायरेक्ट आ जाएगा अभी, बराबर। आगे आपको एक क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो CI बड़ा होगा कि SI बड़ा होगा? तो CI का फॉर्मूला क्या हमारा, P1 + I/n। SI का फॉर्मूला क्या था, P n ऐसा, उसे P बाहर आएगा तो बचेगा अंदर NI। तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI का हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI पर तो क्या करेंगे, CI - SI। For more than 1 year period, month or term, for more than 1 year period, month or term, कुछ भी रहेगा, CI is always greater than SI। मैंने greater than और equal to नहीं लिखा है, strictly greater than लिखेगा, हमेशा बड़ा ही होगा, पॉइंट पैसे से बड़ा होगा, पैसे से बड़ा होगा तो भी बड़ा ही काउंट होगा, बराबर। आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, पैसा हमेशा बढ़ता ही है क्या? हाँ बढ़ता ही है, बराबर ना। बैंक के अंदर पैसा भी कम हो जाएगा, अरे ऐसा और नो। अच्छा मतलब बैंक के अंदर 1 लाख रुपया रखा, वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, वो अमाउंट बढ़ के 1,20,000, 21,000, 2 साल बाद 10% का, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। अब ऐसा ही इन्वेस्टमेंट और एक जगह पे करता हूं, समझ, 1 लाख का बाइक परचेस करता हूं, तो 2 साल बाद प्राइस के अंदर बढ़ा होगा कि कम होगा? कम होगा ना। ऐसे तो जीतू मैंने बाइक चला तो 10,000 पे ज्यादा 10,000 होता है क्या? अपन तो इतना बड़े लोग हैं, वो सब भगवान कहने के लिए लोग आते सब, बाबा जी ने हाथ लगा बाइक का पैसा बढ़ा दिया, अपने ऐसा नहीं होता, पैसा कम होता, पैसा कम होता है उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन बोलेंगे, सुना है वर्ड में डेप्रिसिएशन? अच्छा बताओ, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी वैसे ही होगा, जैसे हर साल बाद इंटरेस्ट ऐड होता है, वैसे हर साल बाद इंटरेस्ट माइनस भी होता है और रिवाइज कंपाउंड अमाउंट मिलता है आप लोगों को। तो वो केस के अंदर, डेप्रिसिएशन वाले केस के अंदर अमाउंट का फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन amount equal to P1 minus I ratio। ये A क्या होगा हमारा? फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे भी फ्यूचर वैल्यू था ना, वो भविष्य में आने वाला अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट जिसको कहते हैं हम लोग,
हम लोग अमाउंट पढ़े थे ना हम लोग, वो अमाउंट को हम लोग एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी बोल सकते हैं। एक्यूमुलेट मतलब जमा किया हुआ पैसा, जमा होकर कितना पैसा जनरेट हुआ हो। तो अमाउंट मतलब फ्यूचर में आएगा, अभी तो आएगा नहीं। प्रिंसिपल जो अभी का रहेगा, लेटेस्ट रहेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो डेप्रिसिएशन का रहेगा, वो जो नंबर ऑफ कितने साल बाद की बात कर रहे हैं वो। तो ये हम लोग का डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। अब लास्ट, जब अगर हम लोग का अमाउंट, हम लोग अभी सॉल्व किया एग्जांपल के इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले प्रॉब्लम के लिए स्पेशली, साल में 2 बार कंपाउंड हुआ, साल में कितना कंपाउंड हुआ, साल में जब 2 बार कंपाउंड हुआ तो रूल मालूम है क्या बोलता है, क्योंकि ये मल्टीपल्स है तो मैं यहां पे एक सम लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरा प्रिंसिपल 10,000 रुपये था, इंटरेस्ट मेरा 10% था ना, अरे ऐसा तो यहां पे जब साल में 2 बार होता है ना, तो फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। वो तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आपको सॉल्व करके समझा, एक्सप्लेन किया कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, कैसे कंपाउंड कैलकुलेट होता है। बट डायरेक्ट फॉर्मूले से बना के दिया तो कैसे होता है हम लोग का। तो इंटरेस्ट जो है वो 10% है, वो साल में 2 बार कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बोलो क्या होता है, कंपाउंडेड जब हाफ ईयरली होगा तब रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करने का, तो 10% का कितना हो जाएगा, 5%, तो आएगा 0.05। कितने साल के लिए था, 1 साल के लिए, तो साल में आधा साल कितने बार होगा, 2 बार, तो पावर 2। मतलब जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो आप लोग चेक करेंगे 10,000 1.05 का स्क्वायर करो जरा, 1.05 का स्क्वायर इंटू 10,000 करो, 11,000 आ गया हमारा, टैली हो गया। अभी ऐसा हो मतलब जो फॉर्मूला लिखा है वो राइट है, बराबर, जो फॉर्मूला लिखा हुआ राइट है, ये निकाल दो, सब समझ गया आप लोग। अब लास्ट बात ये लिखनी है हम लोग को, कंपाउंडेड आर हाफ ईयरली होगा तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। दिख रहा है अभी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा उसको 2 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई। क्वार्टरली होगा, क्वार्टर मतलब 4, क्वार्टर मतलब 4 से डिवाइड करने का और 4 से मल्टीप्लाई करने का। समझ में आ रहा है। मंथली बोला रहेगा तो 12 से डिवाइड करने का, 12 से मल्टीप्लाई करने का। अच्छा आप लोग लगाओ, अगर डेली बोला होगा तो 365 से डिवाइड करने का और 365 से मल्टीप्लाई करने का। अच्छा एवरी 2 मंथ्स बोला तो 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई, समझा गया। एवरी 4 मंथ्स बोला तो एवरी 4 मंथ्स बोला तो क्लियर, समझ में आया। साल में 4 महीने 3 बार होगा ना भाई, होना जो मास हो तो 3 बार होगा, N3 हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट का बनेगा 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर, समझ में आया, यस और नो। आप लोग ये फॉर्मूला लिस्ट पर लिख दो, चलो कॉपी करो। So let's begin with the question number 1. प्रिंसिपल 1-2 पार्ट सब मैं पढ़ाता हूँ, फिर आपको करने के 40 के 40 आपको आएंगे भाई। चलो, if P equal to 1
1000 r इक्वल टू 5%, n इक्वल टू 4। देखो i 5% दिया तो डिवाइड बाय 100 में 0.0 आएगा कि नहीं आया हमेशा। r दिया है 5%, तो i कितना आएगा, r अपॉन 100, 5 अपॉन 100 तो 0। अच्छा मुझे बताओ कि मैं वर्किंग करूं क्या हमेशा, मेरा कॉमन सेंस है ना, इतना कर पाएंगे ना हम लोग कि नहीं करेंगे, मैं लिखो हमेशा। अच्छा नहीं लिखेगा मैं। व्हाट इज द अमाउंट एंड कंपाउंड, ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला ए p1 प्लस आई रेस टू n। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी बार एक्सेप्टेबल है, फॉर्मूला रट्टा हो जाएगा, लेकिन वर्किंग मिनिमम करके सम लाने का है। सुनो p 1000, 1 प्लस आई क्या होगा 0.05, पावर एन कितना हमारा 4। तो अभी ऐसे लिखूंगा मैं 1000, ये ऐड किया 1 पॉइंट, ऐसे करूं क्या, नहीं, नो नीड टू डू, यस और नो। ऑन बटन प्रेस करो, कैल्शियम ऑन बटन प्रेस करो, 1.05 इंटू इक्वल इक्वल पावर फोर करो, चलो ऑप्शन में क्या आना चाहिए 5 इंटू 1000 करो, क्या है 1215, उसमें हजार माइनस 215 आ गया, तो आंसर इज व्हाट ए। अच्छा अभी सुनो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, अभी आपको एकदम समझा करने आप पाएंगे। The effective rate of interest corresponding to nominal rate at 3% per annum payable half yearly is what? देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कभी भी नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिया होगा, क्योंकि वर्ड इटसेल्फ से इफेक्टिवली कितना बड़ा इंटरेस्ट है, तो इट मस्ट बी ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर। वो हमेशा एक ही साल के लिए कैलकुलेट होना चाहिए, उसके अंदर कभी नंबर ऑफ इयर्स दिया होगा नहीं। तो हम लोग को ई का फॉर्मूला ई 1 प्लस आई कितना हमारा, तो 3% डिवाइड बाय 2 ना, हाफ ईयर लिए तो क्या हमारा 1.5%, तो क्या होगा 0.015। अच्छा हाफ वैल्यू तो एन की में क्या आएगा हमारा 2, क्योंकि एक साल है ना, तो हाफ वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, तो चेक करो -1 into 100, तो 1.015 का स्क्वायर करो, 1.015 का स्क्वायर इंटू इक्वल -1 इंटू 100, क्या आंसर आया सी। क्लियर आया सबको, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 पे 16 पे आ जाओ, डेप्रिसिएशन वाला भी सिखा दूंगा। The cost of machinery is 1,25,000, मतलब मशीन का कीमत आज का कितना है एक, आज का कीमत बोलो 1,25,000 प्रिंसिपल हो गया कि नहीं, यस और नो। आगे if its useful life is estimated to be 10-20 years, वो मशीन 20 साल तक हम लोग घीस सकते हैं, वापस सकते हैं हम लोग, and the rate of depreciation of its cost is 10%, 10% बोला, तो then the scrap value of the machinery is, स्क्रैप वैल्यू मतलब भंगार का भाव 20 साल बाद का भाव, मतलब क्या फाइंड करना है अपने को ए, तो ए का फॉर्मूला क्या है P1 माइनस आई रेस टू एन, तो P 1,25,000, 1 माइनस आई कितना हमारा 0.1 और ये 20, ये 1 माइनस 0.1 कितना होगा 0.9 इंटू इक्वल 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 करो 20 तक, लेकिन 1 माइनस 0.9 टाइप तक करना, तुम्हारा आंसर होना नहीं आएगा इंटू 125 000 15,000 किसके नियरेस्ट है ए, बराबर समझ में आया, ऐसा आपको सॉल्व करने का है। अब मैं आपको क्वेश्चन टिक करवाता हूं, ये एक काम करो ना, चलो ठीक क्या करेंगे सब नहीं है तो भी चलो पहले 1 to 10 करो, चलो बराबर पहले लिखने का एक आपको समझ गया, चलो 1 to 10 लिखने का लिखो, चलो इसको लिखने का लिखो 1 to 16 लिखो, चलो
हम लोग 10-10 डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, बराबर। सेवन लिख दो। कोई बात जो कि आंसर है वो ये रखना चाहिए। हुआ, चलो 16। चलो 1 तो पहले में पहले निकलो। 1 2 4 5 1 2 4 5 6 7 10 6 and 10 11 12 13 14 17 19 और 20। जो 10 मिनट 10 मिनट चलो खत्म। सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल कैलकुलेटर में करेंगे भाई।
जब पैसे का डिफरेंस कुछ आएगा, क्योंकि मैंने बोला रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, पॉसिबल है। तो डिफरेंस कितने अमाउंट के ऊपर है, कितने पैसे का है, वो चेंजेस आपको देख के समझना पड़ेगा। अगर 2-3 रुपए की बात है तो 1 रुपया एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, पर लाखों की बात है तो 2-5-10 रुपए एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो रेशियो समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी 32 पैसे की बात है, 18 पैसे की बात है, तो इग्नोर कर सकते हैं 300 रुपए के सामने, बराबर। वैसा आपको समझना पड़ेगा।